हमें लेफ्टिनेंट और सूबेदार ने बताया कि फोर्स के साथ हमारा राब्ता नहीं हो रहा और शायद हम गलत जगह पर उतर गए हैं। उस गोरे लेफ्टिनेंट ने कहा कि हम दुश्मन के घेरे में हैं और अब हर आदमी अपनी जान बचाने में आज़ाद है। उसने ये भी कहा कि हथियार नहीं डालने और जंगी कैदी भी नहीं बनना। उसके बाद हम सब बिखर गए और जापानियों की फायरिंग और तेज़ हो गई। हम सब बड़ी अच्छी यार्ड में थे, इसलिए छोटे हथियारों का फायर हमारा कोई नुकसान नहीं कर रहा था। जापानियों ने मार्टर गन की शेलिंग शुरू कर दी। 2-3 शेल हमारे ग्लाइडर पर गिरे और उसके पर खच्चे उड़ गए। फिर हर तरफ से चीखों पुकार सुनाई देने लगी। मैं हवालदार था, इसलिए जवानों की हौसला अफजाई के लिए ललकारता रहा, लेकिन वहां सिवाय मौत के और कुछ भी नहीं था। मैंने गोरे लेफ्टिनेंट को देखा। एक शेल ने उसके जिस्म की ये हालत कर दी थी कि एक टांग अलग हो गई और सामने से उसका जिस्म उड़ गया था। फिर मैंने अपने सूबेदार को मरते देखा। तब मैंने वहां से निकलने का रास्ता देखना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें बताया है कि फायर 3 अतराफ से आ रहा था, शेलिंग सिर्फ एक तरफ से आ रही थी। पीछे कुछ भी नहीं था। मैं घास और झाड़ियों में बड़ी तेजी से रेंगता हुआ पीछे को चला गया और मुझे पता ही ना चला कि पीछे ढलवान है जो दूर नीचे तक चली गई है। मैं वहां से लुढ़कता हुआ नीचे ही नीचे आने लगा। एक दरख्त के तने ने मुझे रोक लिया। मेरी कमर को चोट तो लगी, लेकिन मैंने परवाह न की। मैं उठा और कभी ढलवान पर गिरता और कभी किसी दरख्त को पकड़ता नीचे ही नीचे उतरता गया। मैं समझ गया कि हमारा ग्लाइडर जिस जमीन पर उतरा था वो बुलंदी पर थी। मैं नीचे उतर गया। मेरे आगे पहाड़ियां थीं। ऊपर अभी तक गोले बरस रहे थे। मैं एक पहाड़ी के कटाव में से गुजरकर 2 पहाड़ों के दरमियान चला गया और फिर चलता गया। सारा दिन गुजर गया, लेकिन मैं रुका नहीं। एक जगह शफाफ पानी की छोटी सी नदी बह रही थी, उससे पानी पिया। मेरे झोले में खाने के लिए काफ़ी चीज़ें थीं। टीन के डब्बे भी थे जो अमेरिका की फ़ौज को दिए जाते हैं। ये खाकर पेट की आग बुझाई और मैं रात को भी चलता ही रहा। मेरी कोशिश ये थी कि जापानियों की फ्रंट लाइन से दूर निकल जाऊं। सुबह हुई तो भी मैं मैदान जंग के करीब ही था। मुझे ये अंदाज़ा इस तरह हुआ कि जंग की आवाज़ें ज़्यादा दूर नहीं थीं। मुझे याद नहीं कि कितने दिन और कितनी रातें गुजर गईं और मैं चलता ही रहा। कहीं चंद मिनटों के लिए रुक जाता था और ज़रा दम लेकर फिर चल पड़ता था। अगर ये इलाका मैदानी होता तो फिर मैं दुश्मन को दूर से भी नजर आ जाता, लेकिन खुदा का करम था कि जंगल बहुत ही घना है जिसने मुझे छुपाए रखा। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ और मैं कहाँ हूँ। सूरज से अंदाज़ा होता था कि मैं हिंदुस्तान ही की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन जंगल, पहाड़ियाँ और नदी नाले ख़त्म होने में ही नहीं आते थे। आगे ये दरिया आ गया। इसका नाम मैंने पहले सुना था, एरावती। आजकल तो इसमें सैलाब आया हुआ है। उस वक्त ये सैलाबी नहीं था। मैं बड़ा माहिर तैराक हूँ और ब्रिगेड के मुकाबलों में भी कभी अव्वल कभी दोम रहा हूँ। मैं अल्लाह का नाम लेकर उस दरिया में उतर गया। पानी ठंडा तो था, लेकिन बच निकलने की एक ही सूरत थी कि मैं ये दरिया तैर कर पार कर जाऊं। मुझे मालूम था कि इस दरिया पर पुल हैं, लेकिन यह भी मालूम था कि उन पुलों पर फौजी पोस्टें बनी हुई हैं और गुजरने वाले को बड़ी सख्ती से चेक किया जाता है। अगर मुझे यकीन होता कि फलां पुल पर हमारी फौज की या गोरा रेजिमेंट की ड्यूटी है तो मैं सीधा वहां चला जाता और वो लोग मुझे पीछे भेज देते। खतरा यह था कि वहां पोस्ट जापानियों की हुई तो वो मुझे देख कर ही गोली मार देंगे। मैंने दरिया पार तो कर लिया, लेकिन जब मैं अगले किनारे जा लगा और दरिया से निकला तो मेरा जिस्म अकड़ चुका था। बाजुओं की ये हालत थी जैसे लकड़ियों के बने हुए हों। यही हाल टांगों का था। मैं बड़ी मुश्किल से कदम घसीटता आगे गया और गिर पड़ा। फिर मुझे होश न रहा। मालूम नहीं मैं बेहोश हो गया था या सो गया था। मैं देख रहा था कि फजलदाद बोलते बोलते ऊँघने लगा था और वो बाज फिक्रे इस तरह बोलता था जैसे नींद में बोल रहा हो। उसमें बोलने की ताकत कम होती जा रही थी। आप सो जाएं भाईजान, मैंने कहा। दिमाग पर इतना जोर न दें, मैं आपकी बाकी बातें कल सुन लूंगा। हाँ भाई, उसने जमाई लेकर कहा। मुझ में तो बोलने की भी हिम्मत नहीं रही। इससे आगे मुझ पर जो गुजरी और जहां मैं पहुंच गया वो इस कदर खौफनाक है कि सुनाने के लिए मुझे अच्छी खासी ताकत की ज़रूरत होगी। वो नांगे जंगलियों का एक कबीला था जिसमें मुझे और एक जवान औरत को पकड़ लिया था। ये मैं कल सुनाऊंगा। वो लेटा और लेटते ही खराटे लेने लगा। अक्सर सामीन सोचते होंगे कि ये ग्लाइडर क्या चीज़ है जो जापानियों के मोर्चों के नीचे उतारे गए थे। मैं अपनी आप बीती से हटकर आपकी मालूमात में कुछ इजाफा करना चाहता हूँ और इस इजाफे में आपको काम की कुछ बातें भी मालूम हो जाएंगी। आपको दिलचस्प और फिक्र अंगेज़ बात मालूम हो जाएगी कि यहूदियों ने फ़लस्तीन को इसराइल बनाने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया था और उन्होंने क्या क्या पापड़ बेले थे। हवालदार फजलदाद ने जब मुझे ग्लाइडरों के उतरने की बात सुनाई थी उस वक्त तक मुझे मालूम नहीं था कि ये ग्लाइडर क्या होते हैं और ये बर्मा के जंगलों में जापानियों के पीछे इस तरह उतारे गए थे। मैंने पहले आपको बताया है कि मुझे जंग अजीम दोम के मुतल्लिक तारीख और लिटरेचर में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। मैं जब अपने घर आया था तो उस जंग के मुतल्लिक जो भी किताब मिली वो मैंने पढ़ी। उन ग्लाइडरों के ऑपरेशन के मुतल्लिक भी मैंने तफसीली मालूमात एक किताब से हासिल की थी।
ये मैं आपको सुनाता हूँ। कहानियाँ तो आप सुनते ही रहते हैं। अगर कहानी में कोई कारामद या तारीखी अहमियत की बात आए तो वो कहानी को ख़राब या बेमज़ा नहीं करती, बल्कि सुनने वाले की मालूमात में इजाफा ही होता है। दिसंबर 1971 के वो दिन याद करें जब मशरक़ी पाकिस्तान हाथ से निकल रहा था। वहाँ अपनी फ़ौज बहुत ही थोड़ी थी और जो थी उसे इंतहाई ज़रूरी जंगी साजो सामान भी मैसर नहीं था। भारत ने ढाका के कुर्बो जवार में अपनी कुछ फ़ौज हेलीकॉप्टरों के जरिए उतार दी थी, जिसने ढाका को मुहासरे में ले लिया था। फिर नौबत हथियार डालने तक पहुंच गई। दुश्मन पर अकब से हमला करने का तस्वुर ही बड़ा पुराना है। इस्लाम की तारीख में खालिद बिन वलीद ने और बाद में सलाहुद्दीन अयूबी ने अकब से हमला करने की जंगी चालों से बड़ी कामयाबियां हासिल की थीं। दूसरी जंग अजीम में बर्मा फ्रंट पर ग्लाइडरों से जापानियों के अकब में फौज उतारी गई थी। फिर जब इत्तहादियों यानी अमरीकियों और अंग्रेज़ों ने यूरोप पर फ्रांस के साहिल से जर्मनों के खिलाफ हमला किया था तो पैराशूटों से फौज जर्मनों के अकब में उतारी गई थी। मैं बर्मा फ्रंट की बात करूंगा। दूसरी जंग अजीम के दौरान हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं थे, ना अभी हेलीकॉप्टर बना था। हेलीकॉप्टर पहली दफ़ा जंग अजीम के आखिरी दिनों में तैयार हुआ और उसकी परवास का तजर्बा किया गया था, लेकिन हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं किए गए थे। यूं कह ले कि हेलीकॉप्टर जंग अजीम के बाद बने और उनकी बाकायदा परवाज शुरू हुई थी। ये मैं पूरी तफसील से सुना चुका हूं कि दूसरी जंग अजीम में जापानी किस तरह हमला आवर हुए और देखते ही देखते बर्मा पर आ काबिज हुए। वहाँ से अंग्रेज़ों की अपनी और इंडियन आर्मी की पसपाई को एक तारीखी पसपाई कहा जाता है। उसके बाद अंग्रेज़ों और अमरीकियों ने मिलकर बर्मा पर जो जवाबी हमला किया, लेकिन जापानी जमकर लड़े और वो पसपा होते नजर नहीं आते थे। अंग्रेज़ों की फ़ौज में एक ब्रिगेडियर था जिसका नाम वैगनर था। किसी न किसी को खुदा कोई ऐसा गैर मामूली वस्फ दे देता है जिससे वो मौजज़ा नुमा कारनामे करके दिखा देता है। ऐसे लोग माहिरीन से कई दर्जे ऊपर होते हैं। पहली जंग अजीम में अंग्रेज़ों ने अपना एक फ़ौजी अफसर कर्नल लॉरेंस अरब की सरजमीन में भेजा था। उसने दो मुसलमान मुल्कों अरब और तुर्की को आपस में टकरा दिया था, जिसके नतीजे में तुर्कों को शिकस्त हुई और उसका सारा फ़ायदा अंग्रेज़ों को पहुंचा। दूसरी जंग अजीम में ब्रिगेडियर वैगनट ने अपनी महारत के खसूसी जोहर दिखाए। वैगनट पहली जंग अजीम के दौरान फ़ौज में भर्ती हुआ था। मालूम हुआ कि वो पैदाइशी गोरीला है और उसमें जंगल की लड़ाई के जोहर पैदाइशी तौर पर पाए जाते हैं। वो अभी कैप्टन ही था जब यह सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया गया था कि वैगनट गोरीला जंग और जंगल की लड़ाई का माहिर है और उसमें यह वस्फ खसूसी तौर पर पाया जाता है। दूसरी जंग अजीम में जब अंग्रेज़ों ने देखा कि जापानी बर्मा से पीछे नहीं हट रहे तो उन्होंने वैगनर से मशवरा तलब किया। उस वक्त वो ब्रिगेडियर था। उसने कहा कि एक ही तरीका है कि फ़ौज जापानियों के अकब में उतारी जाए। जंग बर्मा के घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में लड़ी जा रही थी। ब्रिगेडियर वैगनट ने जायजा लिया तो उसके दिमाग में ये स्कीम आई कि ग्लाइडरों के जरिए फौज जापानियों के अकब में उतारी जा सकती है। उसने बताया कि ग्लाइडर कितना बड़ा बनाया जाए। ग्लाइडर एक हवाई जहाज होता है जिसमें इंजन नहीं होता। उसे फिजा में कंट्रोल करने के लिए पूरा इंतजाम मौजूद होता है, जिससे उसे किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता है और उसे इसी तरह लैंड भी किया जा सकता है जिस तरह हवाई जहाज लैंडिंग करते हैं। उसे उड़ाने के लिए एक बड़ी लंबी तार से हवाई जहाज के पीछे बांध दिया जाता है। हवाई जहाज जब रनवे पर दौड़ता हुआ टेक ऑफ करता है तो उसके पीछे ग्लाइडर हवा में चला जाता है। हवाई जहाज उसे वहां तक ले जाता है जहां उसे उतारना होता है। ग्लाइडर में एक हैंडल सा लगा होता है जिसे खींचो तो वो तार उससे अलग हो जाती है, जिसका दूसरा सिरा हवाई जहाज के पीछे बंधा होता है। ग्लाइडर के कंट्रोल पर एक आदमी बैठा होता है जो उसे बड़े आराम से जमीन पर उतार लेता है। ब्रिगेडियर वैगनट के प्लान के मुताबिक बेशुमार ग्लाइडर तैयार किए गए। ये एल्यूमिनियम के बने हुए हवाई जहाज़ों के जैसे ढांचे थे और उन ढांचों में बड़ा मोटा कैनवस की तरह का कपड़ा चढ़ा हुआ था। हर एक ग्लाइडर इतना बड़ा था कि उसमें 25 और उससे भी कुछ ज्यादा फौजी बैठ सकते थे। उन्हें फिजा में ले जाने के लिए डकोटा तैयारे इस्तेमाल किए गए थे। डकोटा दूसरी जंग अजीम का बड़ा मशहूर तैयारा है जो अमेरिका ने बनाया था। ये फौजों की बार बर्दारी और फौजियों को इधर उधर ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होता था। ये बेशुमार सामान और फौजी उठाकर ले जाता था। मैं ये नहीं बता सकता कि कितने ग्लाइडर तैयार किए गए थे। इसमें भी इख्तलाफ पाया जाता है कि जापानियों के अकब में कितने हजार फौज उतारी गई थी। बाज़ ने नफरी 50,000 और बाज़ ने 30,000 लिखी है। ये सारी फौज बंगाल के किसी हवाई अड्डे पर इकट्ठी की गई जहां डकोटा तैयारे और सैकड़ों ग्लाइडर तैयार खड़े थे। उस फौज को यूं ही ग्लाइडरों में भरकर बर्मा के जंगलों में उतार नहीं दिया गया था, बल्कि इस सारी फौज को बंगाल और आसाम के घने जंगलों में ले जाकर जंगलों की लड़ाई की और गोरीला लड़ाई की बड़ी सख्त ट्रेनिंग दी गई थी। उस फौज में जो अफसर थे उन्हें भी ग्लाइडर को फिजा में कंट्रोल करने की और उतारने की ट्रेनिंग दी गई थी। उन ग्लाइडरों को बर्मा के जंगलों से वापस लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये कोई इतनी कीमती चीज़ थी ही नहीं। बेशतर ग्लाइडर ज़मीन पर उतरकर बेकार हो जाते थे। ये मैदानों पर या बाकायदा रनवे पर चढ़ाए और उतारे जाएं तो महफूज रहते हैं।
ग्लाइडर जंगल में उतारा जाए तो उसके इतने बड़े बड़े विंग दरख्तों के साथ टकरा कर टूट जाते हैं, उसमें बैठे हुए आदमियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आखिर एक रात ब्रिगेडियर वेगनेट ने उस खसूसी फोर्स के तमाम अफसरों को इकट्ठा किया और उन्हें आखिरी ब्रीफिंग दी। नक्शे पर उन्हें बताया कि वो ग्लाइडर कहाँ उतारेंगे। ये तो उन्हें ट्रेनिंग दी जा चुकी थी कि उन जंगलों में उतरकर वो किस तरह हमले करेंगे और उनकी दीगर जंगी कार्रवाई क्या होगी। इस पूरी फौज को ग्लाइडरों पर सवार कर दिया गया और हर ग्लाइडर में कम से कम 25 फौजी थे। उनमें अंग्रेजों की इंडियन आर्मी के मुंतखब जवान और अफसर भी शामिल थे और उनमें से बाज़ को खसूसी तौर पर गुरीला ट्रेनिंग दी गई थी। उन्होंने जापानियों पर गुरीला तर्ज के हमले करने और शब खून मारने थे। बाकी फौज ने एक फौज की तरह पीछे से हमला करना था। ये सारी फोर्स बर्मा के जंगलों में जापानियों की अगली पोजीशनों के पीछे उतार दी गई। उसे रात के वक्त उतारा गया। डकोटा हत्यारे कुछ ग्लाइडरों को बर्मा ले जाकर छोड़ देते और वापस आकर मजीद ग्लाइडरों को ले जाते और इस तरह यह सिलसिला रात भर चलता रहा। अंग्रेज और अमरीकन पुरुम्मीद थे कि उनका ये ऑपरेशन कामयाब रहेगा, लेकिन यह ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हुआ। वो इस तरह के ब्रिगेडियर वेगनेट गालिबन बर्मा के जंगल पूरी तरह नहीं देख सका था। ग्लाइडर उतरे और दरख्तों से टकराकर या चट्टानों की चोटियों से टकराकर ऐसे तबाह हुए कि उनमें बैठे हुए फौजी भी जख्मी और हलाक हो गए। बहुत से ग्लाइडर गलत जगहों पर जा उतरे। वो महफूज तो रहे, लेकिन जापानियों ने उन्हें घेर कर फौजियों से हथियार डलवा लिए, या जिस तरह हवालदार फजलदाद की प्लाटून के साथ हुआ था, बाज प्लाटूनों या ग्रुपों को घेर कर ऐसी फायरिंग और शेलिंग की कि उन्हें ख़त्म कर डाला। ये बर्मा फ्रंट की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने हौसला कायम रखा और आखिर जापानी पसपा होने लगे। लेकिन अंग्रेज़ों और अमरीकियों को इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। ब्रिगेडियर वेगनेट को अपने ऑपरेशन की इस नाकामी का बहुत ही दुख था। उन्हीं दिनों उसे तरक्की देकर मेजर जनरल बना दिया गया था। वो ओहदे का नहीं बल्कि फतह का ख्वाहिशमंद था। उसने एक और गोरीला फौज तैयार की और खुद उसके साथ बर्मा के जंगलों में चला गया। उसने जापानियों के पांव उखाड़ दिए, लेकिन वहीं मारा गया। मैंने पहले यहूदियों का जिक्र किया है। यहूदी मुझे वेगनेट के सिलसिले में याद आ गए हैं। पहली जंग अजीम में वेगनेट कैप्टन हो गया था और उन्हीं दिनों वो गोरीला जंग का माहिर तस्लीम कर लिया गया था। पहली जंग अजीम के फौरन बाद अंग्रेज़ों ने यहूदियों की जंगी खिदमात का सिला देने के लिए उनसे वादा किया कि वो फ़लस्तीन को उनका वतन बना देंगे। 1902 में बरतानिया के सेक्रेटरी नो आबादियात चैम्बरलैन ने अफ्रीका के मुल्क युगांडा का तमाम इलाका यहूदियों को बतौर तोहफा पेश किया और कहा था कि इसे इसराइल बना लें, लेकिन यहूदियों ने बल्कि सेहूनियों ने युगांडा को पसंद न किया और कहा कि उन्हें फ़लस्तीन चाहिए। सेहूनियों ने फ़लस्तीन में अराजी खरीदनी शुरू कर दी और वहाँ ज़रई फार्म बना लिया। ये एक बहाना था फ़लस्तीन में आबाद होने का। ये दास्तान बड़ी ही लंबी है, मैं इख्तिसार से सुनाऊंगा। यहूदी अपनी सेहूनी तंजीम के तहत फ़लस्तीन में दाखिल होते रहे और वहाँ आबाद होते चले गए। अंग्रेज़ों ने कैप्टन वेगनेट को फ़लस्तीन इस मकसद के लिए भेजा कि वो सेहूनियों को गोरीला जंग की ट्रेनिंग दे और उन्हें इस काबिल बना दे कि वो अपने ज़ोर बाजू से वहाँ अपनी हुकूमत कायम कर लें और अंग्रेज़ पस मंज़र ही में रहें। वेगनेट ने उन यहूदियों को ऐसी ट्रेनिंग दी कि उन्हें दुनिया के माने हुए गोरीले बना डाला। इसराइल का मशहूर जरनैल मोशे दायान, जो 1967 की अरब इसराइल जंग में अपनी फौज का कमांडर इन चीफ था और बाद में वजीर दिफा बन गया था, बड़े फ़ख्र से कहा करता था कि मैं वेगनेट का शागिर्द हूँ और उसे अपना पीरो मुर्शद मानता हूँ। उसने ये भी कहा था कि हर इसराइली सिपाही वेगनेट का शागिर्द है। उसने हमें फतह का रास्ता दिखाया था। ये था वेगनेट जिसने अंग्रेज़ों की और इसराइल की तारीख में बड़ा ऊंचा मुकाम पैदा किया। उसने बर्मा फ्रंट पर 30 से 50 हज़ार तक फौज मरवा डाली और ना जाने कितने ग्लाइडर तबाह करवा दिए थे। लेकिन अंग्रेज जापानियों की पसपाई का सेहरा वेगनेट के सर बांधते हैं, क्योंकि उसने अपनी गलती का कफ़ारा अपनी जान देकर अदा किया था। हवालदार फजलदाद वेगनेट के ऑपरेशन ही का मारा हुआ था और अभी तक बर्मा के जंगलों में भटकता फिर रहा था। ना जाने उस जैसे कितने हिंदुस्तानी और बरतानवी फौजी उन जंगलों में भटक भटक कर प्यासे मर गए थे। फजलदाद का मसला सिर्फ ये नहीं था कि वो उन जंगलों में से जिंदा निकलकर पीछे पहुंच जाए, बल्कि वो एक और मुसीबत में जा गिरफ्तार हुआ था। उस वक्त बर्मा और हिंदुस्तान की सरहद के साथ साथ शमाल की तरफ छोटा सा इलाका था जिसमें कदीम जंगली कबाइल आबाद थे। उनकी ज़िंदगी और रस्म व रिवाज अफ्रीका के हबशियों से मिलते जुलते थे। वो इंसानी जानों की कुर्बानी अपने देवताओं के हजूर पेश करते थे और वो इंसानी खोपड़ी को बेहतरीन तोहफा समझते थे। फजलदाद एक आसामी औरत के साथ उनके हाथ चढ़ गया। वहाँ से वो किस तरह निकला और उसने वहाँ क्या देखा, ये एक बड़ी ही खौफनाक कहानी है जो बज़ाहिर नाकाबिले यकीन लगती है, लेकिन मैंने बाद में पढ़ा था कि उस इलाके में इससे ज़्यादा खौफनाक कहानियाँ जन्म लेती रही हैं। मैं आपको फजलदाद की पूरी कहानी सुनाऊंगा। इंसान चांद तक पहुँच गया है। इंसान खला की सुराग रसानी कर रहा है। फिर इंसान ये दावा करता है कि वो ज़मीन के हर गोशे और हर कोने खुदरे तक पहुँच गया है, लेकिन
कहीं ना कहीं से खबर मिलती है कि दुनिया के फलां मुल्क के फलां इलाके में अजीब व गरीब जानवर या अजीबुल खलकत इंसान देखने में आए हैं, या ये कि इंसान तो हम जैसे ही हैं लेकिन उनकी आदात और उनके अतवार दरिंदों जैसे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि दुनिया में पत्थर के ज़माने के लोग आज भी मौजूद हैं, जिन्हें मालूम ही नहीं कि इंसान साइंसी तरक्की के किस अरूज पर पहुंच चुका है। एक बर्फानी इंसान को देखा गया है जिसका तमाम का तमाम जिस्म सर से पांव तक रीछों की तरह स्याह काले बालों से ढका हुआ है। उसका कद 6 फुट से कहीं ज्यादा है और उसके पांव के जो निशान बर्फ पर देखे गए हैं वो कमोबेश 1 फुट लंबे हैं। यह इंसान 2-3 मुल्कों के पहाड़ी इलाकों की बुलंदियों पर दूर से देखा गया है और उसके फोटो भी लिए गए हैं। हाल ही में बलोचिस्तान में दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक कबीला दरियाफ्त हुआ है जिसके तमाम अफराद बोने हैं। सबसे ऊंचे कद का आदमी सिर्फ 4 फुट का है। मैं ऐसी चंद और मिसालें दे सकता हूं, लेकिन बात बहुत लंबी हो जाएगी। इस तमीज से मेरा मतलब यह है कि यह दावा सही नहीं कि इंसान ने कुराए अर्ज के हर गोशे की तहकीक कर ली है। अल्लाह की बनाई हुई ये दुनिया बहुत ही वसी व अरीज है और अल्लाह की इस ज़मीन पर अभी बहुत से राज हैं जो इंसान पर बेनकाब नहीं हुए। हवालदार फजलदार जिस वैशी कबीले के हाथ चढ़ गया था वो ऐसे ही लोग थे जिन तक अभी तहजीब और साइंस नहीं पहुंची थी। ये कबीले कहीं दूर दराज समुंदर में किसी जजीरे में नहीं रहते थे, बल्कि तहजीब याफ्ता हिंदुस्तान और बर्मा के दरमियान एक पहाड़ी इलाके में रहते थे। तहजीब और जदीद तमद्दुन में घिरे हुए होने के बावजूद वो तहजीब जदीद से नावाकिफ थे, या उन्होंने दीदा व दानिस्ता अपने आप को तहजीब से दूर रखा हुआ था। ये नांगे यानी बिल्कुल बरहना रहने वाले वहशी लोग थे जो पहाड़ियों की बुलंदियों पर रहते थे। अब मैं फजलदाद का सफ़र सुनाता हूँ जो उसने उस जंगल में तय किया था। ये तो सुना चुका हूँ कि वो मुझ तक कैसे पहुंचा था। उसका ग्लाइडर तबाह हो गया और फिर उसका सारा ग्रुप जापानियों की गोलाबारी की नज़र हो गया तो वो वहां से भागा। वो ढलानों से गिरा, कहीं संभल संभल कर उतरा। उसने नदियां और फिर दरिया तैर कर अबूर किया। उसके पास स्टेन गन थी जो ढलान से गिरते वक्त गिर पड़ी थी और मालूम नहीं कहाँ तक जा पहुंची थी। फजलदाद ने उस गन का एमुनिशन भी फेंक दिया। उसके पास 4 ग्रेनेड थे, उसने वो भी फेंक दिए। उसे ये खतरा तो नजर आ रहा था कि कहीं भी जापानी उसे देख लेंगे और पकड़ लेंगे, लेकिन वो अकेला लड़ना नहीं चाहता था। उसने जिंदा रहने की ये तरकीब की कि अपने पास ना कोई हथियार रहने दिया ना एमुनिशन। उसने फैसला कर लिया था कि जापानियों से आमना सामना हो गया तो वो बड़े आराम से उनका जंगी कैदी बन जाएगा। वो और ही घने जंगल में चला गया था। वहां सब्जे और दरख्तों से लदी हुई टेकरियां भी थीं, ऐसी चट्टानें भी थीं जिन पर घास की एक पत्ती भी नजर नहीं आती थी। अगर मैं उस सब्जाजार को बयान करने लगूं तो सुनने वाले कहेंगे कि ये तो कोई सेहत अफजा मुकाम है, और वो लोग खुश नसीब थे जो ऐसे रूह अफजा और खूबसूरत इलाके में रहते थे। लेकिन मुझ जैसे और फजलदार जैसे आदमी ही बता सकते हैं कि इस खित्ते के हुस्न में एक दहशत थी जो दिलो दिमाग पर मुसल्लत हो गई थी। एक खौफ तो ये था कि वो इलाका जंग की जद में था, दूसरा खतरा ये कि जापानी कहीं से भी आ निकलते और फजलदाद को पकड़ लेते। फजलदाद पकड़े जाने के लिए तो तैयार था, लेकिन हमारी फौज में ये मशहूर हो गया था कि जापानी यूं भी करते हैं कि हिंदुस्तानी या अंग्रेज फौज को पकड़कर उस पर संगीन बाजी यानी बेवनेट फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं या हंसी मजाक में उसे गोली मार देते हैं। उन जंगलों में एक खतरा भटक जाने और किसी दरिंदे का शिकार हो जाने का भी था। फजलदाद दरअसल भटका हुआ ही था। उसकी अब ये कोशिश थी कि पीछे आ जाए और अपनी फौज से आ मिले। वो पहाड़ियों में घिर गया था जहां उसे सिमत का कोई ख्याल नहीं रहा था। वो ज्यादा तेज नहीं चलता था ताकि थकन ना हो, कुछ फासला चलता और फिर बैठ जाता। उसके सफर का वो दिन पहाड़ियों के अंदर ही गुजर गया और तारीकी छाने लगी। वो सोने के लिए कोई मौजू जगह तलाश करने लगा। एक जगह उसे नजर आ ही गई जहां से पहाड़ी ऊपर जाकर बरामदे की छत की तरह बाहर को आई हुई थी। वो वहीं लेटा और कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई। रात शायद आधी गुजर गई होगी जब बेहंगम शोर से उसकी आंख खुल गई। बिल्कुल उसके करीब कुत्ते लड़ रहे थे। फजलदाद उन्हें कुत्ते ही समझा, लेकिन उसे फौरन पता चल गया कि ये कुत्ते नहीं और ना ही ये आपस में लड़ रहे हैं, बल्कि ये भेड़िए हैं और उन्होंने अपना शिकार पकड़ लिया है और मिलजुल कर उसे भंबोड़ रहे हैं। फजलदाद ने अक्लमंदी ये की कि दुबक कर बैठा रहा और उठकर दौड़ नहीं पड़ा। वो ये ना देख सका कि उनका शिकार खरगोश है या कोई और जानवर। बहरहाल उन्होंने शिकार मार लिया था, जिसे घसीटते हुए वो एक तरफ चले गए। तब फजलदाद को पछतावा हुआ कि वो स्टेन गन और एमुनिशन फेंक आया है। ये भेड़िए तो तकरीबन उसके ऊपर चढ़ आए थे। उसका दिल खौफ के मारे बेतरह धड़क रहा था। उसने हौसला मजबूत किया और फिर लेट गया। अब जो लेटा तो उसकी आंख उस वक्त खुली जब सूरज सर पर आ गया। उस रोज उसके पास खाने के लिए कुछ चीजें मौजूद थीं। ये अमेरिका के पैक किए हुए राशन के डब्बे थे। फजलदाद ने थोड़ा सा खाना खाया और उठकर चल पड़ा। मैं फजलदाद के इस सफर की पूरी रुदात नहीं सुनाऊंगा,
अगर मैंने कदम कदम की या एक एक दिन की बातें सुनानी शुरू कर दी तो ये मेरी दास्तान जैसी ही लंबी हो जाएगी। आप यूं समझ लें कि उसका ये सफ़र मेरे सफ़र जैसा ही था। वो उसी रोज़ या शायद अगले रोज़ उन पहाड़ियों में से निकल गया। आगे एक वसीओ अरीज इलाका ऐसा था जो हमवार तो नहीं था, लेकिन उसमें टेकरियां और चट्टानें नहीं थी। बहरहाल ये पहाड़ियों और चट्टानों में घिरा हुआ मैदानी खित्ता था। उसने दरख्तों को देखना शुरू किया। वो देख रहा था कि उन दरख्तों में कोई फल देने वाला दरख्त भी है या नहीं। उसे इंजीर और बेरियों जैसे फल देने वाले कुछ दरख्त नजर आ गए। उसे एहसास था कि वो चंद दिनों में ही इस जंगल में से नहीं निकल सकेगा और उसके पास जो राशन है वो एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगा। उसके पास पानी की बोतल थी और झोला यानी कैनवस बैग भी था। उसने उन दरख्तों से बहुत सा फल तोड़ लिया और झोले में डाल लिया। उस इलाके में पानी की कोई कमी नहीं थी, नमनाक इलाका था। ओस इतनी ज्यादा पड़ती थी कि दरख्तों के पत्ते चूस लेते तो उन्हीं से प्यास बुझ जाती। वैसे नदियां भी थीं और कहीं कहीं चश्मा भी नजर आता था।